नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस माइंडेड एट द रेट पे फिर से शानदार प्रश्नों की श्रृंखला के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, और इंडियन पॉलिटी पे हमारा अध्ययन हो रहा है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। बहुत ही मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक किया करें। दोस्तों, आज का लक्ष्य है कि आज इस वीडियो को 1000 व्यूज़ होंगे दोस्तों। तो आप लोग से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। आज से आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का आज का पहला प्रश्न। आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के संभावित भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश दोस्तों, ये संभावित हो गया है, समावेश होगा। ये क्या होगा? ये समावेश, संकल्पना का समावेश, संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य की नीति निर्देशक चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, ये अनुच्छेद 37 कहता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था, जिसका अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्य केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना था। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में किया था। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कामराज योजना का उद्देश्य था समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन। तो कामराज योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों, वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारिया आयोग। निम्न में से किस आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति दी थी? आपके ऑप्शन सामने हैं दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, बलराम जाखड़ कमेटी और सरकारिया आयोग। तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो जिस कमेटी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति दी थी, वो थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 6। तो भारत के संविधान के जिस भाग में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किया गया, और ये भाग 4A में किया गया है। किसमें किया गया है? 4A में किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? 24वें, 38वें, 44वें, 42वें। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो 10 जो मूल कर्तव्य हैं जो संविधान में जोड़े गए, वो कितने हैं? 42। किस अधिनियम के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था दोस्तों? 1976 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई और वह कौन सा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिनियम किस अधिनियम? बताइए। लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है दोस्तों कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई और वह कौन सा था? आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वन्य प्राणी। किस किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। तो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है, जिस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वो है वन्य प्राणी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। बात समझ में आ रही है? तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? वो हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्य को उल्लेख किसमें किया गया है? 51A में किया गया है। और इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्थान स्मारकों की रक्षा करने का उल्लेख नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। देखिए दोस्तों, फिर गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ये राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ये होगा दोस्तों। चलिए, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। किसका होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल स्थानांतरण नियमित प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। तो भारत में राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। दोस्तों, ये सेंटेंस पूरा ही गलत हो गया है। कहीं और का क्वेश्चन कहीं और टाइप हो गया है। ये क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरणीय। ठीक है, हस्तांतरणीय। ठीक है, हस्तांतरणीय प्रणाली द्वारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने के योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कि वह पढ़ा लिखा हो। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अनुच्छेद 56(1) के अनुसार
राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, यानी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा किस एक्ट के द्वारा है? एक्ट 56(1) के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा या अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किस अनुच्छेद के द्वारा? आपको ये बताना, यानी किस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। तो फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का रूप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? यह आरोप लगाया जा सकता है लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है या आरोप जो लगाया जाता है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाए? संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसे 6 महीने में भर लेना चाहिए। तो सी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति की बात की जा रही है तो कौन कार्यभार ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, सभी तीनों में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को जिसमें निहित किया गया है वो है भारत के राष्ट्रपति। समझ में आ रही है दोस्तों? किसमें? भारत के राष्ट्रपति। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो एक्ट 85 के खा या 2 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है या ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर कर सकता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति इनमें से सभी की नियुक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं।
भारत में वित्त आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं, यानी कि अभी नहीं की गई है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। इससे पहले का प्रश्न है दोस्तों, शायद पढ़ने में गलती हो गई। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की, तो उपरोक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो ये बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार नहीं है? क्षमादान करने का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, आपातकाल की घोषणा का, अध्यादेश जारी करने का। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं नहीं सकता है। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्त बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है वो है वित्त बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो तैयार करता है वो तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वयं भारत के प्रथम राष्ट्रपति यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। तो ये क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, बिहार से थे। और प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे का प्रश्न, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो दो अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दो अवधि कौन सी थी दोस्तों? पहली थी 1950 से 1957, फिर 1957 से 1962। चलिए आगे आगे की तरफ चलते हैं। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। तो राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों असंगत की बात की जा रही है तो इन तीनों जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, लेकिन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं थे। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो दोस्तों अगर बात की जाए असत्य की, तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है जो किस क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो दोस्तों ये विधेयक होगा, क्या होगा, विधेयक। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक किस भौगोलिक क्षेत्र को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का, इसको अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका है, तो ये है राष्ट्रपति का। चलिए किसका होता है, राष्ट्रपति का। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, राज्यों के विधान मंडलों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है। राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है, तो ये होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। तो ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। तो राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसका सदस्य नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। तो दोस्तों अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले। तो अनुच्छेद 111। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य एवं केंद्रीय सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य होता है केंद्र सरकार का। किसका मुख्य होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और राष्ट्रपति को सहायता की लिए सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये किस एक्ट के तहत है, 74(1) के तहत। चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री के, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उपमंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कैबिनेट का तात्पर्य होता है शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री अपने सचिवों के साथ, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट का जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 महीने के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में प्रावधानों में से कौन सा प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से जो प्रधानमंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है वो है अनुच्छेद 75। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। कौन सा? अनुच्छेद 75 के तहत। तो दोस्तों ये था शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।